नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आप कैसे हो? आशा कर रहा हूँ आप सारे अच्छे होंगे। तो करते हैं आज हम शुरू एक नया टॉपिक। हमारा पार्ट नंबर होगा आज 15। आज का जो पार्ट है वो 16 सॉरी। और जो आज का जो टॉपिक होगा हमारा होगा आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी ये हम शुरू करने जा रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें बहुत कुछ बातें जो है वो एक बार सीखनी पड़ेगी, और जो बातें आपको बताई जाएगी वो आप अच्छी तरह से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और जैसे ही आप ये बातें सीखोगे तो आपको मैं बिल्कुल श्योर विश्वास दिलाता हूँ कि आपको आवर्त सारणी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, और जिनके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाओगे और बहुत सी बातें आपको इसके बारे में पता चल जाएगी। तो इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करने से पहले अपने कुछ बात कर लेते हैं कि किसी ने कहा है कि छूले आसमां जमी की तलाश न कर, छूले आसमां जमी की तलाश न कर, जीना सीख ले वजह की तलाश न कर, जीना सीख ले वजह की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी एक दिन मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी एक दिन मेरे दोस्त, पढ़ना सीख ले वजह की तलाश न कर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल मन लगाकर पढ़ें। आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम काल है, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो वक्त को ज़्यादा न खराब करते हुए हम अपने मेन उद्देश्य पे आते हैं। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। तो आधुनिक आवर्त सारणी को समझने से पहले हम थोड़ी सी बात को समझते हैं कि परमाणु क्या होता है। हम बात करें परमाणु की, परमाणु क्या होता है, एटम की बात करें। तो परमाणु की बात हमने की थी कि ऐसा पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान को घेरता हो और सबसे सूक्ष्मतम हो, जिसको नग्न आंखों के द्वारा भी देखा न जा सके, जिसको कि विभाजित न किया जा सके, लेकिन विज्ञान ने प्रोग्रेस की तो उसको विभाजित किया गया। उसमें 3 मौलिक कण दिखेंगे, और इन मौलिक कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा गया। तो परम अणु जो था उसको बांटा गया। उस परमाणु को जो है, हम अगर परमाणु की बात करें तो परमाणु को बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। किस किस में बांटा गया था प्यारे विद्यार्थियों? परमाणु को 3 भागों में बांटा। एक था आपके इलेक्ट्रॉन, एक था आपके प्रोटॉन, और एक था आपके न्यूट्रॉन। 3 भागों में इसके मौलिक कणों को बांटा गया। वैसे तो छोटे पार्टिकल्स और भी बहुत हैं इसमें, लेकिन मुख्य जो है वो 3 थे, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी और आपको इसके बारे में पता भी है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो चार्ज जो है वो ऋणावेश है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो प्यारे बच्चों धनावेश है, और जो न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का भी चार्ज नहीं है। ये बात हमने की थी। अब बात करते हैं कि इनकी खोज किसने की। इसकी खोज की बात करें तो इसकी जो खोज की थी ये की थी जे थॉमसन ने। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। इसकी जो प्रोटॉन की खोज की थी वो गोल्डस्टाइन ने की थी प्यारे बच्चे। और न्यूट्रॉन की
जो खोज की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। ये बातें आपको मैंने बता दी थी। लेकिन जब ये आधुनिक आवर्त सारणी शुरू करते हैं तो हमें पीछे वाली बातों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और इस वजह से आपको जो सीखने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए, अब हम बात करें कि अगर बात करते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन क्या करता है आपको पता होना चाहिए। अभी प्रोटॉन जो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन तो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। किसमें? निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है जी, ये तो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और बात करें अगर हम धनावेश प्रोटॉन की, तो ये नाभिक में पाया जाता है और इनकी संख्या परमाणु क्रमांक को निर्धारित करती है। अब यहाँ शब्द हमने इससे पहले जितने भी वीडियो बनाए थे उसमें हमने बात की थी किसकी, परमाणु भार की। लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो होता है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक में अगर एक प्रोटॉन है तो उसको आवर्त सारणी में एक जगह रखा है, एक पहले स्थान पर रखा है। अगर दो प्रोटॉन है तो उसको आवर्त सारणी में दूसरी जगह पर रखा है। जिस प्रकार हम कक्षा के अंदर विद्यार्थी को उसके नाम के अनुसार क्या देते हैं, उसको एक रोल नंबर देते हैं, 1 2 3 4, उसी प्रकार से ही तत्वों का भी रोल नंबर ही समझो ये। दूसरी बात, जिस प्रकार से मान लो कोई नाम बड़ा है तो आप जैसे किसी का नाम मान लो कि राजेंद्र कुमार, आगे वर्मा है या शर्मा है या जो भी है, तो उसको एब्रीवेशन दे दिया RKV या RKS, तो वो उनका संक्षिप्त नाम हो गया। उसी प्रकार ही उनको तत्वों को पहचानने के लिए भी उनके छोटे संक्षिप्त प्रतीक होंगे, उनकी भी हम आगे चर्चा बखूबी करेंगे। मेन बात है नाभिक में उपस्थित होते हैं। नाभिक में उपस्थित तथा किसको निर्धारण करते हैं, तथा परमाणु क्रमांक जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं का निर्धारण करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो नाभिक में उपस्थित तथा परमाणु क्रमांक Z का निर्धारण करते हैं। अब न्यूट्रॉन, यह भी नाभिक में पाया जाता है। यह भी किस में पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। अब हम बात करें कि बेटा ये जो आपके सामने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये दोनों मिलकर ये किस में पाए जाते हैं? इनको नाभिक में पाए जाने के कारण इनको हम न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन, न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और नाभिक में पाए जाने के कारण अब देखो जो पाए जाते हैं नाभिक में, कौन पाए जाते हैं इस नाभिक में? इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। A का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कहेंगे हम, या दूसरी बात हम बेटा इसको कहेंगे इसका परमाणु भार कहेंगे। ठीक है, परमाणु भार किसको कहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के भार को सम्मिलित रूप से हम परमाणु भार भी कहेंगे। इंग्लिश में इसको हम एटॉमिक मास या
हम अगर इनके संख्या से दर्शाएंगे तो इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनिए आगे, ये मैं अगर इसको चित्र के द्वारा समझाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो, इसको चित्र से भी हम समझ सकते हैं। लो जी, मैं यहाँ पे इसका एक चित्र थोड़ा सा बना देता हूँ, छोटा सा चित्र बना देता हूँ। अब हम बात करेंगे किसकी प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉनिक संरचना की। जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो लेते हम। तो मान लो ये जो है आपके पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये नाभिक आपके पास बना दिया। इस नाभिक में निश्चित आपकी दूरी पर, निश्चित दूरी पर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। निश्चित दूरी पर क्या चक्कर लगाते हैं? नाभिक के चारों ओर निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये इसकी n बराबर पहली कक्षा हुआ है। इसी प्रकार से ये n बराबर दूसरी कक्षा हो गई। इसी प्रकार से n बराबर तीसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन। तो एक निश्चित पथ पर निश्चित त्रिज्या, यहाँ से अगर इसको नापें तो ये त्रिज्याएं होगी R1, R2, R3। तो निश्चित त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, घूमते रहते हैं परमाणु की कक्षाओं में, जिनको ऊर्जा स्तर कहेंगे हम। अब हम ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं इसमें कि परमाणु को अगर हम एक बड़ा कमरा माने, प्यारे विद्यार्थियों, अगर परमाणु को एक बड़ा कमरा माने तो आपके जो कमरे के अंदर जो अलमारियां होती है उसको हम मान सकते हैं निश्चित कक्षाएं, ठीक है। और इन निश्चित कक्षाओं के अंदर भी छोटी छोटी और दराजें जो होती हैं उनको हम कक्षक मान लेते हैं। तो ये जो बात मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ इसको आप अच्छी तरह से देख लेना। इसके अंदर आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो देखिए इसको हम कैसे समझते हैं, और एक तुलना के तौर पर अगर इसको समझा जाएगा तो ठीक रहेगा, अन्यथा आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। देखो कैसे, अब सुनिए। हमने मान लो परमाणु है, इसको मान लिया एक कमरा है, मान लो ये कमरा है, बड़ा कमरा है। और परमाणु के जो अंदर जो है, ये परमाणु है, उसके अगर ये कमरा है तो कमरे के अंदर क्या होगी, मान लो अलमारियां रखी हुई है, अलमारी है। तो जैसे कमरा है उसको तो हमने क्या मान लिया, परमाणु है। ध्यान से समझना। और जैसे अलमारी है कमरे में, तो कमरे से छोटी अलमारी है, तो परमाणु में भी परमाणु के अंदर अलग अलग क्या होती है, कक्षाएं होती है, कक्षाएं होती है, ठीक है। ध्यान रखना। अलमारी को भी ये मान लो अलमारी है, इस टाइप से अलमारी है, इस अलमारी में भी ऐसे ऐसे अलग अलग खाने हैं, कोई ऐसा भी खाना है, और इसके अंदर भी इस भाग को ऐसे बांटा गया। तो एक अलमारी में भी अलग अलग शेल्फ बनाई गई है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार अलमारी के अंदर भी छोटे छोटे और खाने बनाए गए हैं, जहाँ पर किताबें जो है रखी जा सकती है। इन खानों के अंदर अलग टाइप की वस्तुएं रखी जा सकती है, इसमें छोटी छोटी, इसमें उससे थोड़ी सी बड़ी। इस प्रकार से ही कक्षाओं में भी जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बेटा, वो एक निश्चित जगह पर पाए जाते हैं। इनको जैसे इस प्रकार इनको दराजें कहते हैं, तो इसके अंदर जो पाए जाने वाले हैं उनको हम कहेंगे कक्षक। ये ध्यान रखना, इस शब्द को अच्छी तरह से ध्यान रखना आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मैं इसको थोड़ा और समझाता हूं कि अगर आपको कोई कहे कि आप वर्ल्ड में कहाँ रहे, तो वर्ल्ड में हम अगर बात करें तो हम कहेंगे जी हम रह रहे हैं इंडिया में, भारत में।
भारत में अगर वो पूछे, भारत तो एक बहुत बड़ा है देश, भारत में आप कहाँ रह रहे हो, तो हम कहेंगे जी भारत के अंदर भी हम राजस्थान में रहे हैं। अब राजस्थान भी बहुत बड़ा है, तो राजस्थान में अगर पूछे वो, तो भाई राजस्थान में आप कहाँ रह रहे हो, तो हम कहेंगे जी राजस्थान के अंदर ज़िला जो है, कोई एक निश्चित ज़िला बता दिया, मान लो कि हम गंगानगर रह रहे हैं या हम बाड़मेर रह रहे हैं। अब भाई गंगानगर या बाड़मेर में भी कौन सी तहसील में रह रहे हो, तो हम तहसील बताएंगे उनको। उसके बाद में अगर वो कहे भी तहसील में भी कौन से गांव में रह रहे हो, तो हम गांव बताएंगे। अब गांव के अंदर बहुत बड़ा गांव है, तो उसमें भी आपका घर जो है कौन से वार्ड में है, कौन सी जगह पर है, तो हम बताएंगे। तो हमारी बिल्कुल परमानेंट स्थिति का पता चल जाएगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने के लिए भी, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, पूरे परमाणु में आपने देखा रदरफोर्ड ने जैसे ही अल्फा कणों का उसको बौछार की, तो बहुत सारे कण सीधे निकल गए, कुछ मुड़ गए और उनमें से एक कण वापस आया। तो देखा आपने कि जो परमाणु का जो है बहुत सारा भाग जो है खोखला है। तो भाई खोखला है तो इलेक्ट्रॉन पाए कहाँ जाते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो निश्चित कक्षकों में पाए जाते हैं। इन कक्षकों के बारे में आज हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। इन कक्षकों को क्या कहते हैं, तो इन कक्षकों को क्या कहते हैं, इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, तो इस बात को जानने के लिए हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो। तो आप वेट कीजिए, आपको जो आज समझाया है वो उतना का उतना आप याद करना, और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बारे में चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप यूं ही बने रहें मेरे वीडियो पे और देखते रहें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट आने वाला है। आप लोगों को पुनः मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि जिस विद्यार्थी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जो नया जो वीडियो आएगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।